हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और मेरे साथ हैं सीएमए जेएस मल्होत्रा सर। और आज हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि सीएमए फाइनल के अंदर रैंक किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो। सर, कुछ बोलिए, अपने बारे में बताइए कुछ। हाँ जी दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आज की एक बहुत ही बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए सीएम में फाइनल में रैंक कैसे ला सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, रैंक लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हाँ, मुश्किल देखो, अगर हम बात करें, मेहनत तो है ही है, बट सिर्फ एक जोखिम उठाना है। और सच बताऊं तो बोथ ग्रुप का बस जोखिम उठाना है। सीएम में फाइनल को रैंक लाना मुश्किल नहीं है दोस्तों, सिर्फ जोखिम उठाते नहीं है बच्चे, वो एक प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग आपको उसके लिए मोटिवेट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं कि कैसे रैंक लाई जा सकती है। हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा गाइडेंस देने वाले हैं, शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो जरूर देखना, बहुत काम आने वाली है ये वीडियो, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं सीएमए फाइनल की पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को। बच्चों देखो, हम सबको पता है आई थिंक कि टोटल जो रैंक्स आती है सीएमए फाइनल के अंदर, टोटल रैंक्स जो इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड कराते हैं वो 50 रैंक्स होती है। टोटलिटी में 50 रैंक्स दी जाती है 1 से लेकर 50 तक। अगर सेम मार्क्स है किसी स्टूडेंट के तो वो रैंक सेम दे दी जाती है, बट टोटलिटी में 50 स्टूडेंट्स को ही वहां पे रैंक अलॉट की जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ रैंक्स कितनी होती है? 50। और रैंक लाने के लिए आपको जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है वो दोनों एक साथ अपीयर करने होते हैं। तो आपको अपीयर करने पड़ेंगे बोथ ग्रुप्स का यहाँ पे सीएमए फाइनल में मतलब है ग्रुप 3 और ग्रुप 4, दोनों के दोनों अपीयर करने पड़ते हैं। और दोनों ग्रुप में मिला के टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं? 8 पेपर है। 4 पेपर ग्रुप 3 में और 4 पेपर आपको ग्रुप 4 में देखने को मिलते हैं, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट द्वारा क्रिएट किया गया है वहां पे। सर, मैंने देखा है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि रैंक लाना सीएमए फाइनल में बड़ा मुश्किल है। 800 में से 600 650 नंबर आएंगे तब जाके कोई रैंक आएगी। मतलब बच्चों की मेंटेलिटी सर ये है कि हर सब्जेक्ट में जब हमारे 80 प्लस मार्क्स आए तब जाके हमें रैंक्स आती है। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। मैंने और आपने मिलकर एनालिसिस किया था अभी कुछ दिन पहले, तो हमने देखा कि अगर रैंक्स की मैं बात करूं तो रैंक एक स्टूडेंट की आ सकती है 460 प्लस मार्क्स पे भी। बिल्कुल। 460 प्लस मार्क्स पे भी, जो कि अप्रोक्स परसेंटेज टर्म में सर अगर हम देखें तो 57.5% ही है। मतलब बिल्कुल। एक तरीके से जो हम बीकॉम वगैरह में बात करते हैं भाई, फर्स्ट डिवीजन आई हमारी, सेकंड डिवीजन आई, उस तरीके से बात करें तो ये तो फर्स्ट डिवीजन वाले मार्क्स भी नहीं है। बिल्कुल। तो 57.5% मार्क्स तो सर कुछ भी नहीं है। 50% तो पास होने के लिए चाहिए होते हैं। बिल्कुल। केवल और केवल 7 से 8% ही तो हमें सर जैसे, एक्स्ट्रा मार्क्स की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल जैसे कि सर हमने पहले ही बात करी थी इस बारे में कि आपको बोथ ग्रुप बस देना है, ये एक जोखिम उठाना है। देना जैसे मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल। एक बस जोखिम उठाने की देर है। आप रैंक ला सकते हो दोस्तों, अपने पे विश्वास करो। और हाँ, बस दिक्कत क्या है, 8 सब्जेक्ट्स की क्लास एग्जाम्स डेली बेसिस पर होंगे। और वो एक प्रॉब्लम जरूर है कि हाँ, आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करते रहनी है, पेपर रेगुलरली होते रहेंगे। तो वो प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हो कि रैंक की तैयारी करने के लिए तैयारी पहले से करके रखोगे, एंड टाइम पर नहीं छोड़ोगे। तो रैंक की तैयारी आपको करनी है। पास तो आप हो, जो बंदा रैंक की तैयारी करने का सोच रहा है वो पास तो है ही है। और पास के लिए तो हम लोग कर नहीं रहे, हम रैंक के लिए बात कर रहे हैं। रैंक के लिए आप पहले से ही तैयारी, रिवीजन, अच्छे से स्ट्रैटेजीज बना के रिवीजन करो। और वही हम आज बात करेंगे आपके साथ। 460 नंबर दोस्तों मुझे लगता है कि इजीली स्कोर किया जा सकता है। देखो सर, मैंने भी फाइनल दिया है, सीएमए फाइनल दिया था सर। हाँ जी। और मेरे साथ भी बच्चा मुझसे पूछ सकता है तो मैं एक्सपीरियंस अपना दे देता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी इंटरमीडिएट में ही आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली थी, आपको सच बता रहा हूं। मैंने अपनी इंटरमीडिएट में सीएमए इंटर में आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मेरे अंदर वो कीड़ा था कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। सर मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत वो था कि हाँ यार, मेरे को ना प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए यार आज। तो मैं तो अंदर से था कि भाई, जब तक मुझे कॉस्टिंग समझ में नहीं आएगी, कॉस्ट ऑडिट होता क्या है। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, उस टाइम पर सर एक्साइज ऑडिट होता था, आपको याद होगा सर, एक्साइज हाँ ऑडिट जी, हाँ होता जी था। सर। तो एक्साइज ऑडिट, हम लोग जब तक एक्साइज ऑडिट नहीं करेंगे,
ठीक है। और उस वक्त वैट ऑडिट होता था सर, जीएसटी नहीं होता था, वैट होता था। तो वैट ऑडिट किया। ये सारे एक्सपीरियंस काम आते हैं दोस्तों। और कंसल्टेंसीज, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसीज, ये सारी कंसल्टेंसीज वगैरह काम आती हैं, ऑडिट काम आते हैं। तो मुझे वो कीड़ा था, मैंने तो इंटरमीडिएट के अंदर ही आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली थी। और ये मेरे साथ सिचुएशन बनी कि मैं जिस वजह से बोथ ग्रुप दे नहीं पाया। ठीक है। बट दोस्तों, अगर आप लोगों के ऊपर ये बर्डन नहीं है, अभी आर्टिकलशिप वाला बर्डन नहीं है, अपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी है, क्योंकि सर एग्जाम से पहले 15 महीने की, क्या मैं सही हूं सर? 15 महीने महीने सर, की, फाइनल से पहले 15 मंथ्स की होती है। हाँ 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती है। तो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आपको एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करो। और वो तो तेरे को करना ही पड़ेगा वो, उसके और उसका फायदा है सर। मुझे बहुत फायदा हुआ था। जैसे आपको पता होगा सर, फाइनल का एक पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। सर राइट सर। अगर बच्चे ने फाइनल से पहले आर्टिकलशिप करी हुई है सर, तो मुझे बहुत फायदा हुआ था पर्सनली, क्योंकि मेरे ऑडिट में 72 मार्क्स थे। और मानोगे मतलब, मेरे को सच बताऊं तो मैंने तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं करी थी ऑडिट की सर। और सेम एज इट इज वही इंफॉर्मेशन पूछी जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे थे। तो फायदा होता है, इस चीज का बहुत फायदा होता है। तो होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर लेना, ये डमी शमी के चक्कर में मत पड़ना। जरूर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना आपको मतलब मैं आपको बोलूंगा कि फाइनल का रैंक लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंज हो जाता है, क्योंकि रट्टाफिकेशन का फायदा नहीं है। जब प्रैक्टिकल चीज नॉलेज होगी ना, तो और ज्यादा मजा आएगा। तो मेरे हिसाब से 15 महीने की ट्रेनिंग में आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी फर्म ज्वाइन करो। वो भी हम लोग रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, अगर आपको चाहिए वो भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, चिंता नहीं करनी। बट यस, अभी फिलहाल हम रैंक की बात कर रहे हैं, तो सर आगे बढ़ते हैं सर। 57.5% सर चाहिए। एक बेनिफिट ये भी हो गया आपके टाइम पे, थोड़ा सा ना क्लासेस वगैरह को मैनेज करना, हम्म। साथ में ट्रेनिंग करना, वो चीजें भी थी। बट आज के टाइम पे तो सर सारा का सारा फाइनल लेवल पे अगर हम बात करें तो सारा ऑनलाइन एजुकेशन आ हाँ गया ये है। बात भी है बिल्कुल। उस टाइम पर सर रिकॉर्डेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट ही नहीं तो था। मैंने मैंने हाँ मेरे पास सारा फेस टू फेस वाले कॉन्सेप्ट थे, और मैं सच बताऊं तो मैं पढ़ ही नहीं पाया फेस टू फेस। मैंने क्लासेस नहीं ली सर हाँ फाइनल के अंदर। मैंने फाइनल के अंदर किसी टीचर से क्लासेस नहीं ली। मैं कर ही नहीं सकता था, टाइम ही नहीं होते थे। मैं कभी लिबर्टी कंपनी में ऑडिट करने जा रहा हूँ सर, कभी एनएचपीसी में जा रहा हूँ, कभी हाँ मदर डेयरी जा रहा हूँ। और गोपाल जी कंपनी है, उसका ऑडिट किया सर। इसके बाद एक एसआरएफ श्रीराम फाइबर्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी। तो एनएचपीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीएसयूज, बहुत सारे कंपनीज थे जिनमें जहां पे मैं काम करता था। तो वो ऑडिट की वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता था, और मैं ऑफलाइन क्लासेस ही होती थी, ऑनलाइन होती नहीं थी। तो धीरे धीरे करके आज के टाइम पे दोस्तों इस चीज का फायदा है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आप लोग साइमल्टेनियसली रिकॉर्डेड क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा सकते बच्चा सर, हैं। बच्चा सर ट्रेवलिंग में आते जाते भी कवर कर सकता है चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बच्चा लोग की, हमारा ये जो टारगेट है हम्म। 460 प्लस मार्क्स का, अब बात ये आती है सर इसको अचीव कैसे किया जाए। अब इसको अचीव करने की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई हर सब्जेक्ट में कोई अपने को 80 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। अपने को ऑन एन एवरेज स्टडी करनी है, बट सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। हाँ, जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें हम 80 प्लस का टारगेट्स भी रखते हैं, 90 प्लस का टारगेट्स भी रखते हैं। बट रैंक्स लाने के लिए आपको सब कुछ ऑन एन एवरेज लेकर चलना है। ये नहीं कि भाई एक सब्जेक्ट में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा और एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा। अपने को हम्म। सारी चीजें एवरेज लेकर चलनी है। तो ये 460 प्लस कैसे अचीव किया जाए। ग्रुप 3 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर नंबर 13, पेपर नंबर 14, पेपर नंबर 15 और पेपर नंबर 16। क्योंकि पेपर नंबर 12 तक आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हो सीएमए इंटर में। पेपर नंबर 13, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज की अगर मैं बात करूं तो 60 मार्क्स का इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉज है, और जी। 40 मार्क्स का इसके अंदर इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉज है। हम्म। और सर ये पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो इसमें हमने टारगेट थोड़ा कम रखा है, 50 प्लस का ही टारगेट रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो हाँ। आप इसमें अपना टारगेट सेट कर सकते हो, 70 प्लस तक का भी टारगेट सेट करके चल सकते हो। बट एक थ्योरी सब्जेक्ट होने की वजह से हमने अपनी तरफ से एक ऑन एन एवरेज टारगेट जो सेट किया है, उसके लिए 50 प्लस मार्क्स यहां पे लेकर आए हैं। आप देख सकते हो केवल 50 प्लस मार्क्स, और हम बात कर रहे हैं रैंक की भी। 14th पेपर की अगर मैं बात करूं तो दिस इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम आप एब्रीविएशन इसके लिए यूज करते हो। और ये जो पेपर है पूरा का पूरा अपना
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। और आज के टाइम पे अगर मैं एसएफएम के पेपर के पैटर्न की बात करूं, तो जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है और उसके बाद अपने को 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना होता है। तो 70 मार्क्स का तो पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाते हो आप, और जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है उसके अंदर भी आपको अप्रॉक्स 16 टू 18 मार्क्स के आसपास प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। तो एसएफएम में सर अपने को यहाँ पे 88 के आसपास प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने को केवल और केवल 12 नंबर के आसपास की थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ती है। तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट फिर भी हमने इसमें ज्यादा टारगेट नहीं रखे 65 प्लस, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एक मिथ है 80 प्लस मार्क्स लेकर आना हर एक सब्जेक्ट में, वो केवल मिथ है। सीएमए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एवरेज अगर लेकर चलते हो केवल 50 प्लस मार्क्स कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, 65 प्लस मार्क्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें 88 के आसपास आपको प्रैक्टिकल, 12 मार्क्स के आसपास केवल थ्योरी, वो भी एमसीक्यू, तो काफी कम टारगेट्स हमने यहाँ पे सेट किए। सिमिलरली पेपर नंबर 15 के बारे में सर बताएंगे। सर दोस्तों, ये जो है ये मिनिमम मार्क्स बता रहे हैं। मिनिमम मार्क्स का मतलब हुआ कि 465 नंबर के बाद हमारी रैंक बन जाती है। अगर 465 रैंक लेके आनी, 465 मार्क्स लेके आने और उससे रैंक लेके आनी है, तो उसके लिए आपको मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए। आप 50 प्लस का मतलब है जिसके लिए, जैसे बच्चे, जो बच्चा जिसके लिए थ्योरी स्ट्रांग है, तो उनके लिए सर 70-80 मार्क्स भी लेके आ सकते हैं, बच्चे लाते हैं लॉज में। बिल्कुल एसएफएम बिल्कुल में आ भी सकते हैं। बच्चों के 80-80 प्लस भी मार्क्स लेके आते हैं। तो दैट डिपेंड्स सर अपॉन यू। मेरे 91 मार्क्स आए हुए हैं सर, एसएफएम में सीए फाइनल में मेरे 91 मार्क्स आए हुए हैं सर। देखो, तो और उस टाइम पे एमसीक्यू भी नहीं था। उस वक्त एमसीक्यूज भी नहीं था। अब तो एमसीक्यूज का एडवांटेज होना चाहिए, हाँ, उसका डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत उसका तो फायदा एडवांटेज है है। सर। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। सर पेपर नंबर 15 है बच्चों, डायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हो, बच्चों को लगता है वैसा ही कुछ होगा, तो थोड़ा सा सिमिलर तो होता ही है। क्योंकि पीजीबीपी चैप्टर, जो आप लोग पीजीबीपी चैप्टर पढ़ते हो, कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ते हो, वो चैप्टर्स दोबारा आते हैं। और इसके अंदर अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आ जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स की कैलकुलेशन करना। जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था ना, वो आपने इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन सीखी। अब आपको कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स की कैलकुलेशन सीखनी है। जैसे कि मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लगता ही कंपनीज पे है। तो ये सब बातें इस वाले में आती हैं। और अगर हम बात करें कि टैक्सेशन में, तो आपको करीब करीब इंटरनेशनल टैक्स, जो आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग किया जा सकता है, जो जब सबसे ज्यादा नंबर लेके आ सकता है इंटरनेशनल टैक्स में, क्योंकि वो सर मैं समझता हूँ सिर्फ 3 ही चैप्टर है इंटरनेशनल टैक्स में, और सबसे आसान है। मतलब मुझे लगता है डायरेक्ट टैक्स में जो आप लोग पीजीबीपी कैपिटल गेन पढ़ चुके हो ना, उनसे भी आसान टॉपिक्स है इंटरनेशनल टैक्स। अगर बच्चे ने इंटरनेशनल टैक्स की अच्छे से तैयारी करी है, तो इसमें 65 नंबर लेके आना बहुत ही आसान है। स्कोर करना आसान है, सिर्फ चीजों को समझ समझ के करना चाहिए। और एग्जामिनर मटेरियल से बाहर नहीं लेके आता। सर आप भी मानते हो सर, मटेरियल के बाहर से तो कुछ नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सर। इवन सर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें भी केवल और केवल फिगर्स चेंज करके एक तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फाइनल लेवल पे। हम्म। तो वही है, प्रैक्टिकल बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो मेरे को लगता है डायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स 65 प्लस बिल्कुल ठीक लिखा है। 80 तक के टारगेट बना सकते हो। और उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो। हाँ जी सर। एससीएम। इसके बाद आता है पेपर नंबर 16, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एक सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप बनने वाले क्या हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप जॉब सेक्टर में जाएंगे। क्योंकि काफी बार मैंने ये भी एनालाइज किया है, काफी सारे बच्चे जो सीएमए वगैरह बन चुके हैं वो कहते हैं हम जेनपैक्ट में जॉब कर रहे हैं, उनसे जॉब प्रोफाइल पूछो तो कहते हैं सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से के बेसिस पे हम सारी जॉब चलती है हमारी। इसका मतलब स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में आप एक टॉपिक अगर पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, केवल और केवल उसके बेसिस पे आपको मार्केट में जॉब मिल रही है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अगेन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे आपको मार्केट में जॉब्स वगैरह भी अवेलेबल होती है। इसमें भी अगर मैं बात करूं काफी कुछ एसएफएम की तरह ही चलता है। इसमें भी आपको अप्रॉक्स 85 टू 90 मार्क्स का प्रैक्टिकल दिख जाता है, और लास्ट में जाके आपको 10 से 15 नंबर का थियोरी अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ती है, वो भी
केवल और केवल एमसीक्यू बेस्ड। तो स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ होता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने पढ़ा है उसी में से कुछ टॉपिक्स यहां पे लाकर एडवांस्ड लेवल पे आपको बताए गए हैं, और काफी कुछ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बहुत कुछ नया यहाँ पे एडिशन किया गया है। और आई थिंक यहां पे अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्सेशन और स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दीज आर द टू बिगेस्ट सब्जेक्ट इन सीएमए फाइनल लेवल। और इसमें भी ज्यादा टारगेट्स हमने नहीं रखे, 65 प्लस के ही रखे हैं। इवन आप इसमें 80 प्लस के टारगेट्स लेकर चल सकते हो। मेरे यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीए फाइनल के अंदर 87 मार्क्स आए थे स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो सर इस तरीके से हमने ग्रुप 3 का जो टोटल है वो 245 के आसपास यहाँ पे रखा है। ये मिनिमम है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है आप उसमें थोड़ा सा ज्यादा स्कोर लेकर चलो, और जो आपको थोड़ा सा कम लगता है कि भाई ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर सकता है उसमें 2-4 नंबर कम भी टारगेट लेकर चल सकते हो। इसके बाद अगर हम ग्रुप 4 की तरफ मूव ऑन करें तो ग्रुप 4 में भी हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, पेपर नंबर 17, पेपर नंबर 18, पेपर नंबर 19 और पेपर नंबर 20, जिसमें सबसे पहले सर बताएंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। सर बच्चों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने से फायदा ये होता है कि आपकी ये जो थ्योरी है वो आपको थ्योरी लगती नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक लगता है। क्योंकि आपने जब किया होगा खुद हाथों से ऑडिट तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है नहीं सर, प्रैक्टिकल है नहीं, ये है थ्योरी, बट आपको प्रैक्टिकल लगेगा अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया हुआ है। ठीक है, और मजा आता है ये टॉपिक में। ऑडिट ऑडिट करने में मजा तभी आएगा, जब पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आपने प्रैक्टिकली वो चीज की हो। तो 55 नंबर हमने बिल्कुल उस हिसाब से रखे हैं कि आपको अगर रैंक लेके आनी है तो कितने नंबर मिनिमम चाहिए, मिनिमम नंबर इतने चाहिए। आप लेके आने में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आप अच्छे से इसकी पढ़ाई करो तो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की। अगला आ जाता है पेपर नंबर 18, जिसमें अगर हम बात करें वो है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें बात करता है अबाउट इंड एस की। तो आप लोग अगर इंटरमीडिएट की अगर आपको याद होगा तो इंटरमीडिएट में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, 6-7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, AS12 AS10 ऐसे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपने डिस्कस किए थे। बट अब इंड एस आ जाता है, और इंड एस लगता है दोस्तों बड़ी कंपनीज पे। तो बड़ी कंपनीज में काम आता है जब आप अगर कंपनी के CFO वाली पोजीशन पे होते हो, या कंपनी के फाइनेंशियल काम संभाल रहे होते हो, कई बार कंपनी के फाइनेंस का काम आपको दिया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट क्लोज करनी है, उस वक्त इंड एस अगर उस कंपनी में चल रहा होता है तो वो आपके ऊपर भी आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंड एस को ध्यान रखते हुए सिलेबस बनाया गया है। तो मैं समझता हूं ये पेपर भी आपके लिए चैलेंजिंग रहता है तो प्रैक्टिकल ही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता प्रैक्टिकल है, बट क्योंकि इसका कोर्स बहुत होता है, इंड एस होते हैं इसके अंदर, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करके टॉपिक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एक टॉपिक है जो कि फाइनल के अंदर आप लोग पहली बार पढ़ते हो। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो टेक्निकल हो जाते हैं, बड़ी लेवल पर काम आते हैं, क्योंकि कंपनीज में जब मर्जर्स होते हैं, अमेलगमेशन होती हैं, तो ऐसे केस में कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है इसके बारे में गाइड किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर मिनिमम लिखा है 50 प्लस, बट जिनकी अकाउंट्स बहुत अच्छी है, जिनको अच्छा लगता है, वो लोग 70-80 मार्क्स भी आराम से लेके आते हैं। तो ये मिनिमम मार्क्स के हिसाब से। अगला पेपर आ जाता है दोस्तों पेपर नंबर 19, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस। अगर मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरमीडिएट में जिस बच्चे ने इनडायरेक्ट टैक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स कोई मुश्किल नहीं दोस्तों। जीएसटी 70% है और कस्टम लॉ 30% है। तो अगर हम लोग जीएसटी और कस्टम का कॉम्बिनेशन 100 मार्क्स का ये पेपर, तो कस्टम लॉ भी वही है जो आपने पहले करा, उसी से थोड़ा सा और कुछ थियोरेटिकल प्रैक्टिसेस जो आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ी वो सब बातें यहां पढ़ते हो, प्लस जीएसटी के अंदर भी कुछ ऐसी बातें जो अपने इंटरमीडिएट में पढ़ी वो तो आएंगी आएंगी, फाइनल में और एडिशनल बातें भी कुछ ऐड हो जाती हैं। तो ये सब बातें आ जाती हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, और इजीली 55 प्लस स्कोर किया जा सकता है। जिसने इंटरमीडिएट में भी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है तो वो समझ सकता है कि ये पेपर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अच्छा, इसका भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑडिट्स के दौरान मिल जाता है आपको, क्योंकि जीएसटी की ऑडिट्स भी, मतलब ऑडिट्स तो नहीं, जीएसटी की कंसल्टेंसीज होती हैं फर्म्स के पास, तो वो कंसल्टेंसीज का आपको फायदा मिलता है। आपको पता है ना, जीएसटी की ऑडिट नहीं है, जीएसटी की ऑडिट गवर्नमेंट ने वापस ले ली थी, ऑडिट नहीं होती जीएसटी में, बट हाँ जीएसटी की कंसल्टेंसीज आर देयर।
तो जीएसटी की कंसल्टेंसीज हैं, और यस, इसका भी प्रैक्टिकल फायदा होता है। यस, और लास्ट पेपर है दोस्तों, इलेक्टिव पेपर है। पर ये पेपर नंबर 20 जो है, ये इलेक्टिव है। ये तीन है, तीन में से कोई एक पेपर आपको देना है। या तो एसपीएम बीवी, ठीक है, जो कि है आपको एसपीएम बीवी बिजनेस वैल्यूएशन वाला, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और एक है आपका आरएमडीआई, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज में रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। ये जो पेपर है, इन तीनों में से मैं अपनी तरफ से अगर एडवाइस दूं तो मैं तो एसपीएम बीवी बोलूंगा, क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। एसपीएम बीवी इंटरेस्टिंग भी है और बच्चों को स्कोरिंग भी लगते हैं, तो एसपीएम बीवी बहुत इंटरेस्टिंग है। बट यस, अभी मेरी थोड़ी देर पहले पंकज सर से बात हो भी रही थी, तो पंकज सर बताना चाह रहे थे कि अगर दोस्तों, अगर आप अपने नए सेक्टर्स एक्सप्लोर करो, जैसे कि इंश्योरेंस और बैंकिंग, आने वाले टाइम में सीएमएस की डिमांड इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज में भी बहुत है। तो अभी बात हो रही थी पंकज सर से कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स की डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे करके इस सेक्टर में। इसीलिए ये पेपर नंबर 20 का 20 बी बनाया गया, जो कि रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। क्यों सर? सर बिल्कुल सर। 20A 20B और 20C, 20B और 20C जो है, दीज आर नॉट थियोरिटिकल है, नो डाउट, बट मार्केट में स्कोप काफी ज्यादा है। हम्म। अगर आप फ्यूचर के लिए कहीं बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, स्टार्टअप सेक्टर में जाना चाहते हो, हम्म। तो वी विल रिकमेंड कि आप 20B या 20C लो। अगर आपका टारगेट है मार्क्स अचीव करना, तो सर एसपीएम बीवी मैंने एनालाइज किया हुआ है। एसपीएम और बीवी के अंदर आपको नया सिलेबस ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। हम्म। एसपीएम के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही चैप्टर्स हैं जो आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हो। और बिजनेस वैल्यूएशन जो है, इट इज द मिक्सअप ऑफ सीएफआर और एसएफएम। बिल्कुल। आपको इसके अंदर कुछ टॉपिक सीएफआर के और कुछ टॉपिक एसएफएम के देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मार्क्स के लिए जाना चाहते हो, गो फॉर एसपीएम बीवी। आपको एक्स्ट्रा इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बट फ्यूचर स्कोप जो है 20B और 20C पेपर्स में हमें ज्यादा लगता है। तो अगर बिल्कुल। आप थ्योरी पढ़ सकते हो, तो वी विल रिकमेंड कि 20B या 20C भी आप ले सकते हो। और वेटेज जो है, मार्क्स जो है 60 प्लस जो हमने टारगेट सेट किया है, वो हमने किया एसपीएम बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसपीएम बीवी के अंदर आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाता है, जबकि 20B और 20C जो पेपर्स है, दीज आर प्योर थ्योरेटिकल, लॉज बेस्ड है। तो इसमें आपको मे बी मार्क्स थोड़े से कम देखने को मिले। तो अगर आप 20B 20C के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा टारगेट कम करके बाकी सब्जेक्ट में आप अपने टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से ग्रुप 4 में केवल और केवल 220, और इस तरीके से ये हमने तो पीछे आपको 460 प्लस ही बताया था, ये तो 465 बन गए, 5 नंबर कुछ ना कुछ ज्यादा ही बन गए हैं। और सर अगर हम ध्यान से देखें, तो है क्या सर, ये तो पासिंग मार्क्स हैं 50। बिल्कुल। यहाँ पे जस्ट 15 मार्क्स एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 15 एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 15 एक्स्ट्रा, 55 भी अप्रॉक्स अप्रॉक्स पासिंग मार्क्स ही है। 50 तो पासिंग है ही, 55 अगेन, और 60। इसका मतलब बिल्कुल सर ने स्टार्टिंग में बिल्कुल सही बोली। अपने को टारगेट क्या रखना है? अपने को टारगेट ये रखना है, मुझे बोथ ग्रुप एक साथ देने हैं, एक साथ उनको क्लियर करना है। और कुछ जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मुझे 15-15 20-20 नंबर का एक्स्ट्रा टारगेट लेकर चलना है, और आप बहुत इजीली यहाँ पे सीएमए फाइनल में रैंक अचीव कर सकते हो। तो ये जो टारगेट्स हैं 465 प्लस और रैंक के जो टारगेट है, इनको अचीव करने के लिए मेरा और सर का ये मानना है कि हर एक सब्जेक्ट को आपको कम से कम 3-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मुझे थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है, कोई सब्जेक्ट मुझे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको उस सब्जेक्ट को 4 बार तक भी रिवाइज कर लेना चाहिए। सर मुझे आज भी याद है, सीए फाइनल के अंदर मैंने एसएफएम और एससीएम जो है 5-5 बार रिवाइज किया था। अच्छा। और जब एग्जाम में मैंने अपियर किया, तो जैसे ही मेरे सामने पेपर आया था, मुझे क्वेश्चन देखते ही फ्रेमिंग माइंड में आ गई थी कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। और एसएफएम में 91 मार्क्स और एससीएम में 87 मार्क्स मेरे आए थे वहां पे। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं नो डाउट
जब हम किसी सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करते हैं तो हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो एक तरीके से धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो पाता है और अच्छे मार्क्स भी हम वहां पे अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल सही। सर क्या क्या कवर करना चाहिए अपने को रैंक अचीव करने के लिए? बच्चों देखो, अगर आपको रैंक लानी है तो कुछ 4-5 बातें हैं जिन पर ध्यान देनी पड़ेगी। पहला, तो जो भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो उनके नोट्स, उनके जो भी लिखवाए हुए नोट्स हैं वो जरूर पढ़ने हैं। चाहे हमसे पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स हैं वो टीचर के नोट्स को जरूर पढ़ना है। ठीक है। स्टडी मैट तो आपके लिए देखो रामबाण है। स्टडी मैट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है। स्टडी मैट के क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आते हैं, तो क्वेश्चंस जो है उसमें फिगर्स वगैरह चेंज करके सीधा सीधा उठ के आ जाते हैं, तो स्टडी मैट करना ही करना है। और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपके एमक्यूपीज आते हैं ना, मैं समझता हूं एमक्यूपीज जिसने कर लिया ना एक बार स्टडी मैट नोट्स वगैरह करके, तो आपको आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। एमक्यूपी करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं आराम से नंबर ले आऊंगा। तो मेरे हिसाब से पिछले 3 अटेम्प्ट के आपको और करंट, पिछले 3 अटेम्प्ट के और करंट एमक्यूपी जरूर करना चाहिए। हाँ, टैक्स और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जहां जहां अमेंडमेंट्स होंगे वो आपको ध्यान रखना होगा। वो आप कंसर्न टीचर से बात कर सकते हो कि उसके आंसर्स में कुछ चेंजेस हैं कि नहीं। बाकी आपको दो मिनिमम, ट्राई मिनिमम 2 एमक्यूपीज इन एग्जाम लाइक एनवायरमेंट। मतलब क्या आप उसको एमक्यूपी को आप जैसे होता है ना कि घर पे ही चाहे मॉल बन जाए, घर पे ही बन जाए, आप अपने एक टाइमर वगैरह लगा के सामने 3 घंटे, पूरा 3 घंटे एक बारी अपने आप को टेस्ट करो, और बिना कोई आंसर देखे, बिना कोई किसी के सजेस्टेड आंसर देखे अपने आप वो एमक्यूपी ट्राई करके देखो। तब देखो अपने आप को कि हाँ, उसके बाद एनालिसिस करो। अगर किसी टीचर ने डाल रखा है, जैसे हम भी डालते हैं एमक्यूपी के आंसर्स, हमारे इस चैनल पर एमक्यूपी के सारे आंसर्स आते हैं, तो आपको उसके थ्रू एनालिसिस करो कि हाँ आप कहां स्टैंड करते हो, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर, उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रैक्टिस करनी जरूरी है अगर आपको रैंक लानी है। हाँ सर। सर ये सारी चीजें कवर करनी है अपने को। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए जिससे बच्चों को हेल्प मिले इस रैंक को अचीव करने के लिए? तो सर हमने प्लान किया था दोनों ने हम्म, कि एक तो हम बच्चों को रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मैं अपने 2 सब्जेक्ट एससीएम और एसएफएम की रिवीजन करवाऊंगा। सर जो है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन तो रिवाइज करवाएंगे ही, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट टैक्स के भी आपके साथ सर जरूर शेयर करेंगे। हम्म, एसएफएम में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एससीएम में हम अप्रॉक्स 70 to 80% जो एससीएम का पार्ट है वो हम एग्जाम के लिए रिवाइज करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने और सर ने टेस्ट सीरीज प्लान करी है, एसएफएम, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन और एससीएम। सर मैं यहाँ पे 10 टेस्ट अप्रॉक्स एसएफएम के कंडक्ट करने वाला हूं, जिसमें 9 टेस्ट चैप्टर वाइज रहेंगे और एक टेस्ट जो है मॉक वो टेस्ट हो। मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरह रहेगा जैसे हमने ऊपर सजेस्ट किया बच्चों को। बिल्कुल। सिमिलरली स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर 15 टेस्ट जो है वो मैं चैप्टर वाइज लेकर आने वाला हूं बच्चों के लिए, और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आऊंगा। सर टैक्सेशन में क्या प्लान है सर अपना? मेरे 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 टेस्ट के अंदर भी सर डायरेक्ट टैक्स लॉ और इंटरनेशनल टैक्स करीब 10 टेस्ट हो जाएंगे, 10 टेस्ट बन जाएंगे, जिनके अंदर 9 टेस्ट जो है चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे, कुछ दो दो तीन तीन चैप्टर का कॉम्बो बना के। और फिर एक टेस्ट, एक बिल्कुल मॉक सर, टेस्ट होना बहुत जरूरी है, तो वो मॉक टेस्ट जरूर रखेंगे। बिल्कुल। और साथ में देखो रिवीजन हम लेकर आएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए हम कंडक्ट करेंगे बच्चों साथ एक में बात, जो भी आपके एग्जाम के लिए। हाँ जी एक सर। बात बहुत क्लियर है कि रिवीजन जो है इतनी जरूर होगी कि आप आराम से जितने मार्क्स लिखे हैं ना उसमें रैंक के लिए, वो तो मार्क्स ले ही आओगे। रिवीजन इतना कंटेंट जरूर होगा कि आप आराम से कवर कर लोगे। ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपको अपडेटेड चाहिए होगा, अपडेशन चाहिए होगी कि वो अपडेशन कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। हाँ जी सर, और क्या चाहिए? और सर मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आएंगे एग्जाम के लिए बच्चों के,
वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूट पहले तो दो दो मॉडल क्वेश्चन पेपर देते थे, हाँ। बट लास्ट टाइम से मैंने देखा है कि एक एक कर दिया इंस्टीट्यूट ने, एमक्यूपी सर एक एक बट कर दिया। दूसरे दूसरे तो का भी जो डाला हुआ था उन्होंने कि दूसरे का स्लॉट डालेंगे, बट उन्होंने वो डाल नहीं पाए शायद, हाँ बट कुछ ऐसा हुआ। हटा दिया था बाद में उन्होंने, हाँ, हाँ। बाद में हटा तो दिया। मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी दो आ जाए, हम्म। बट फिलहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि एक आएगा, और हम्म। उसके सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट से पहले हम आपके पास लेकर आएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा एक बच्चे कहां पे गलती करते हैं, आप बोथ ग्रुप देने वाले हो। अब बोथ ग्रुप देने हैं तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके पेपर होने हैं। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आज मैं जो पेपर देकर आया और कल जो मुझे पेपर देकर आना है, जाना है पेपर देने के लिए, उसके बीच में मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम में मैं अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से रिवाइज करूं, तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी, कि एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन आपको किन किन टॉपिक पे कितना कितना कंसंट्रेट करना है। तो वो जस्ट आपका जो एग्जाम होगा उसके पहले दिन या 1 डे बिफोर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। वो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और इवन जैसे ही आपके पेपर्स होते हैं, उसी दिन इवनिंग में या नेक्स्ट डे जो एमसीक्यूज होते हैं, उनके सॉल्यूशन तो हम सेम डे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ ही दिनों में आपको हम फुल फ्लेज जो आंसर होते हैं वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो हम आपको सजेस्टेड आंसर सीरीज भी लेकर आते हैं, तो हम अपने अपने सब्जेक्ट की सजेस्टेड आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सर और कुछ? बस दोस्तों, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि वही कि आपको बोथ ग्रुप देना है, उसके लिए सबसे पहले सोच पॉजिटिव रखनी है कि बोथ ग्रुप देना है। क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो आज अगर बोथ ग्रुप के लिए मोटिवेशन आ भी गई, हो सकता है वीडियो देख के बहुत सारे बच्चों में जोश आ भी जाए कि नहीं मोटिवेशन आ गई अब देंगे बोथ ग्रुप, बट कुछ बच्चे जाते जाते ही कुछ बच्चे तो छोड़ ही देंगे। और दोस्तों, जो बच्चे छोड़ गए वो आपका एडवांटेज है जो बच्चे देने जा रहे हैं। तो इसलिए ये बात पक्का होगा, क्योंकि जाते जाते सिर्फ 5 या 7% बच्चे ही बोथ ग्रुप अपेयर करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप बोथ ग्रुप देते हो और सारे एग्जाम अच्छे अच्छे हो जाते हैं, तो आई गारंटी यू कि आपका बोथ ग्रुप में रैंक जरूर बनेगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर रिवीजन लेक्चर जो है वो हम अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपको। हम्म। जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपको हमारे मोबाइल ऐप या टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेगी। तो हम्म। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, और मोबाइल ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसको भी आप डाउनलोड करके छोड़ लीजिए। एमक्यूपी के सॉल्यूशन भी हम आपको टेलीग्राम चैनल या मोबाइल ऐप के थ्रू ही प्रोवाइड करवाते हैं। और 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा, तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू ही मिलेगा। और बिल्कुल। रिवीजन के नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू ही मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका स्किप नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अपडेशन नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपको वहां पे मिलेगी, और पीडीएफ नोट्स में भी वहीं पे मिलेंगे, और मोबाइल ऐप भी हमारा डाउनलोड करके आप छोड़ लीजिए। दोस्तों, सर और पूरा कुछ कहना पूरा चाहते हैं तो? समर्पित सीएमए के लिए, पूरे पूरे समर्पित हैं हम दोनों। ठीक है। और पूरी गाइडेंस, जितने भी ये सब्जेक्ट की गाइडेंस है ना, ये किसी और मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ सीएमए है। ठीक है। बहुत सारे टीचर्स मार्केट के अंदर सीए सीएमए दोनों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिवली सीएमए की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमें चिंता है दोस्तों, सीएमए में रैंक कैसे लेके आ सकते हैं, ये सब बातें हम लोगों ने बताई, और रिविजन्स भी एक्सक्लूसिव सीएमए के लिए बनाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब रिविजन क्लासेस में, टेस्ट सीरीज में, एमक्यूपीज में, और हम लोग और ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको अच्छी लगे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।